Good morning friends. Today we are going to discuss about sample question paper 2020 to 2021 biology and आपको पता ही होगा पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, तो मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। और इस पार्ट में हम सिर्फ सेक्शन ए की बात करेंगे। नया पैटर्न क्या है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं, लेकिन आपको इंटरनल चॉइस पेपर के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। ऑल क्वेश्चन पेपर हैज़ 4 सेक्शंस। सो सेक्शन ए है, बी है, सी है एंड डी है एंड 33 क्वेश्चंस हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। देन आपसे बोला गया है सेक्शन ए जो है उसमें आपके 14 क्वेश्चन हैं और जो है वो 1 मार्क ईच हैं। जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो सेक्शन ए में ही हैं और वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। और जो आपका सेक्शन सी है उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे एंड सेक्शन नंबर डी में 3 क्वेश्चंस होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। सो ये आपका पूरा एक पैटर्न है क्वेश्चन का। उसके बाद ओवरऑल चॉइस कोई भी नहीं होगी, लेकिन इंटरनल चॉइस होगी। जैसे मैंने आपको बताया था किसी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद वेन एवर नेसेसरी नीट एंड प्रॉपरली लेबल डायग्राम शुड बी ड्रॉन, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी का पेपर है और जितने ज़्यादा डायग्राम और फ्लो चार्ट आप बनाएंगे आपके ज़्यादा नंबर लाने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब इस जो सीरीज़ है हमारी, इसमें वीडियो में सिर्फ हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी, देन सेक्शन सी एंड देन सेक्शन डी। इस तरह से हम पूरा लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। वाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोड्यूस एम्ब्रियो डेवलपमेंट। उन्होंने पूछा है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों प्रोसीड करता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो एंडोस्पर्म होते हैं एक्चुअली वो सेल होते हैं जिनके अंदर आपका फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। फूड स्टोरेज किसी भी एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए चाहिए। कोई भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। तो वो फूड रिजर्व कहाँ पे होता है, वो एंडोस्पर्म के सेल में होता है। दैट्स व्हाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप इतना लिखेंगे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मायोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 76 सीड इन द गुआवा फ्रूट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उन्होंने पूछा है 76 सीड्स बनाने हैं। सीड का मतलब उसमें मेगास्पोर भी होगा एंड माइक्रोस्पोर भी होगा। मेगास्पोर के लिए हमें कितने डिवीजन चाहिए, हमको चाहिए 76 डिविजन्स, ठीक है, मेगास्पोर बनाने के लिए। और जो मेगास्पोर अगर हमें 76 चाहिए तो माइक्रोस्पोर हमें उसका कितना चाहिए होता है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो माइक्रोस्पोर जो हमको चाहिए होगा, माइक्रोस्पोर वो हमको चाहिए होगा कितना, 19। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 95। सो यही इसका आंसर हो जाएगा 95 हमको चाहिए डिवीजन, मायोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 76 सीड्स इन द गुआवा फ्रूट। हाउ डज पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। सो यहाँ पे जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो वाटर नहीं, विंड एंड इंसेक्ट के थ्रू ही होता है, जैसे कि नॉर्मल लैंड प्लांट्स में होता है। तो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है। उसके बाद नेम द ग्लैंड दैट कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन सेमिनल प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपके प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाएगा और आपका बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाएगा। कोई भी 2 ग्लैंड्स आप लिख सकते हैं जो कि सेमिनल प्लाज्मा में हेल्प करते हैं। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए, स्नैपड्रैगन प्लांट विद द वॉयलेट फ्लावर क्रॉस विद अनदर सच प्लांट विद वाइट फ्लावर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्नैपड्रैगन जो प्लांट होता है उसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देख सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन है तो ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएगा। वही आपसे फिनोमेना ही पूछा है कि क्या इनहेरिटेंस पैटर्न आपको देखने को मिलता है ऑफ स्प्रिंग ऑफ A1 जनरेशन। सो हमारे पास अगर वॉयलेट फ्लावर है, वॉयलेट को अगर मान लीजिए हमारे पास है आर जो कि आपका वॉयलेट है और स्मॉल आर जो कि आपका वाइट है। जब आप इसको क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो आपके पास आर वाला हाइब्रिड ही बनेगा, ठीक है। अभी जो आर वाला हाइब्रिड है वो पिंक कलर आपको दे रहा है। पिंक कलर देने का मतलब है ना तो पर्पल ने अपना डोमिनेंस दिखाया ना ही वाइट ने अपना रेजिस्टेंट इफेक्ट दिखाया, दोनों ने मिलकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फॉर्मेशन करा। दैट्स वाई जो आपको कलर मिल रहा है वो पिंक मिल रहा है। तो वही आपसे पूछा है क्या इनहेरिटेंस पैटर्न है, तो इनहेरिटेंस पैटर्न इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद वी हैव द एनियोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी में क्या होता है, या तो गेन होता है या फिर लॉस होता है क्रोमोसोम का। इट्स अ काइंड ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, ठीक है। और पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, गेन होता है लेकिन पूरे एक सेट का।
कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम का गेन होना इज पॉलीप्लॉइडी। सो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया। 1 मार्क्स का है तो ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 7th क्वेश्चन पे चलिए। प्रिडिक्ट द इफेक्ट इफ द कोडोन UAU कोडिंग फॉर एन अमीनो एसिड एट 25th पोजीशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड्स इज म्यूटेटेड टू UAA। तो आपसे बोला गया है कि हमें इफेक्ट बताना है अगर हमारा जो कोडोन है UAU जो कि अमीनो एसिड को कोड करता है 25th पोजीशन पे, लेकिन वो म्यूटेट हो गया है UAA के साथ। अब आपको पता है UAA जो होता है UAA वो हमारा स्टॉप कोडोन है और ये लगा कौन सी पोजीशन पे है, 25th पोजीशन पे ये लगा है। 25th पोजीशन का मतलब है कि 24 अमीनो एसिड की चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन तो बन जाएगी, लेकिन 25th पोजीशन पे आपका स्टॉप कोडोन आ जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब यह हुआ कि 24 अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन बने एंड 25th पोजीशन पे म्यूटेशन की वजह से स्टॉप कोडोन आ गया, तो वहाँ पे प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो गई। उसके बाद 28 पे आइए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड द मेच्योर इंसुलिन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जो आपका मेच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर सी पेप्टाइड नहीं होता है, जबकि प्रो इंसुलिन के अंदर आपका सी पेप्टाइड मौजूद होता है। जब प्रो इंसुलिन में से सी पेप्टाइड को हम रिमूव कर देते हैं तो प्रो इंसुलिन विल बिकम मेच्योर इंसुलिन। 9th क्वेश्चन देखिए। नेम द कॉमनली यूज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इनटू द हायर ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक वेक्टर का नाम आप दे सकते हैं। रेट्रोवायरस हो गया, एडिनो वायरस हो गया, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया। तो ये सारे वायरस आपके हो गए, वेक्टर आपके हो गए जो कि क्लोनिंग जीन इनटू हायर ऑर्गेनिज्म में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दिस फॉरेस्ट, टेम्परेट मैंग्रोव एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन बाय द आउटसाइड एनिमल एंड प्लांट्स। सो इसका ऑप्शन है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट are more vulnerable to invasion by the outside animal and plants. क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन देखिए। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इन यूकैरियोट आर नॉन फंक्शनल। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों ठीक बात है? यहाँ पे आपके पास इंट्रॉन्स भी होते हैं एंड एक्सॉन्स भी होते हैं, ऐसे करके। एक्चुअली ये कंबाइन ही, मैं एक सेकेंड आपको दूसरे कलर से बताती हूँ। देखिए यहाँ पे एक पूरी इस तरह से चेन होती है और उसके बाद यहाँ पे ऐसे इंट्रॉन्स भी होते हैं और एक्सॉन्स भी होते हैं। ठीक है, जब इंट्रॉन रिमूव होंगे और एक्सॉन आपस में कंबाइन हो जाएंगे, अगर ये सारे एक्सॉन हैं, इंट्रॉन जो है वो हमने रिमूव कर दिए, तो रिमूव करने के बाद जब एक्सॉन बनता है तो वो आपका फुल्ली मेच्योर फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट होता है यूकैरियोट्स के अंदर। और रीजन देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, मिथाइल यूरोसाइन ट्राइफॉस्फेट टू अटैच 5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA। तो देखिए यहाँ पे क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए। जैसे मैंने आपको बता दिया, इंट्रॉन एंड एक्सॉन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था इंटरनल चॉइस है, तो 11 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। 11 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, लेकिन 11 क्वेश्चन के आपको 2 चॉइसेस दे रखे हैं, उनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करनी है। असर्शन देखिए। अन ऑर्गेनिज्म विद लीथल म्यूटेशन में नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड द जायगोट स्टेज। ठीक बात है, अगर लीथल म्यूटेशन होगी तो वो जायगोट स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन रीजन क्या दे रखा है, रीजन देखिए इसका, ऑल टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन आर लीथल। उन्होंने बोला है सारी जीन म्यूटेशन जो होती हैं वो लीथल होती हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों असर्शन और रीजन आर ट्रू, लेकिन जो रीजन है वो इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। असर्शन इकोलाई हैविंग PBr322 विद DNA इंसर्ट एट BAM-H1 साइट कैन नॉट ग्रो इन अ मीडियम कंटेनिंग द टेट्रासाइक्लिन। जब अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा, आपको पता होगा PBr322 में अगर हम DNA इंसर्ट करते हैं BAM-H1 की साइट पर, तो BAM-H1 की साइट पर ही आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है जो कि लॉस्ट हो जाएगा। अगर वो लॉस्ट हो गया तो जो आपका सेल है वो टेट्रासाइकिल कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं करेगा, वो मर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंट जीन तो चला गया। आपने उसकी जगह क्या डाल दिया, अपना चॉइस ऑफ इंसर्ट डाल दिया। ठीक है, जीन ऑफ इंसर्ट आपने वहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, दोनों ही, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। इंसर्शन देखिए। अ कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज इज मोर स्टेबल दैन विद द लेस स्पीशीज। रीजन, मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज लेसर द वेरिएशन इन द टोटल बायोमास प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर। सो इसमें क्या दे रखा है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्पीशीज होंगी
इज मोर स्टेबल दैन विद द लेस स्पीशीज, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा दैन द लेस स्पीशीज से। एजर्शन आपको दे दी, रीज़न आपको दे रखा है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होगा उतनी ज़्यादा वेरिएशन कम होंगी इन द टोटल बायोमास प्रोडक्शन आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। तो इसमें जो आपका एजर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीज़न जो है वो आपका फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, एजर्शन देखिए। In Ophrys, one petal of the flower bear an uncanny resemblance to the female bee. Reason: two closely related species competing for the same resource can coexist simultaneously. अब देखिए, अगर दो स्पीशीज हैं जो compete कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, वो coexist नहीं कर सकती, ठीक है। ये फिनोमेना होता है। तो हमारे पास क्या है कि आपका जो एजर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ ये 15 क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन ए में आपके पास 2 केस स्टडीज दी जाएंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। 15 को आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए, देन हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए 15 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको कोई 4 ही करने हैं, तो इसमें भी आपको एक इंटरनल चॉइस मिलती है। ये आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको सॉल्व करने होंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कि हर पार्ट का 1 मार्क है। द अप्रोच टू बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड, बायोलॉजिकल कंट्रोल इंक्लूड में क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एनिमी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इन एन एरिया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड, टू डिजीज लेस लाइकली टू अकर इन अ रीजन विद प्लेंटी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। तो ड्रैगन फ्लाइज अगर होंगी तो कौन सी जो डिजीज है उसकी जो संभावना है वो कम हो जाएगी, तो कौन सी होती है, मलेरिया एंड येलो फीवर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। पार्ट थर्ड, ड्रैगन फ्लाई इंडिकेट पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कैसे पॉजिटिव इकोलॉजिकल इम्पैक्ट वो करती है, क्या करती है, दे हेल्प टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय द वेक्टर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Part 4, the most effective stage in the life cycle of the dragonfly that eradicate mosquitoes are. यहाँ पे जो मोस्ट इफेक्टिव स्टेज है, जब अगर आपने पैराग्राफ ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये है स्टेज आपके निम्फ इन एडल्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ पार्ट 5 में असर्शन देखिए, रिलीजिंग ड्रैगन फ्लाई इन एन एरिया वेयर देर इज एन आउटब्रेक ऑफ मलेरिया डिजीज कैन बी एनवायरमेंट फ्रीली मेथड ऑफ कंट्रोल। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाई आर डोमिनेंट स्पीशीज एंड विल नॉट अलाउ मॉस्किटो टू रिप्रोड्यूस। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एजर्शन है वो तो ट्रू है। कैसे ट्रू है, अगर हम ड्रैगन फ्लाई को उस एरिया में जाए डालेंगे जहाँ आउटब्रेक हो मलेरिया डिजीज का, तो ये एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली मेथड होगा कंट्रोल का। लेकिन जो ड्रैगन फ्लाइज होती है ना, वो डोमिनेंट स्पीशीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एजर्शन तो ट्रू है, लेकिन जो आपका रीजन है वो फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब जैसे ही हमने 15 करा था, 16 भी बिल्कुल सेम है। 16 को आप एक बार वीडियो पॉज करके पूरा पैराग्राफ ढंग से पढ़ लीजिए। सिकल सेल एनीमिया पे दे रखा है, जो कि बहुत कॉमन टॉपिक है 12th का, आपने ढंग से पढ़ाई होगा, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, पढ़ के देखिए। नाउ इस क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको 5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से आपको 4 ही करने हैं। सो देखिए फर्स्ट पे आइए, सिकल सेल एनीमिया इज एन कैसी डिजीज होती है, हमें पता है ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इफ बोथ पेरेंट हैव सिकल सेल ट्रेट देन देयर इज अ, क्या परसेंटेज होगी कि जो चाइल्ड है उस पर सिकल सेल एनीमिया हो। ध्यान दीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया उन्होंने बोल दिया है, ठीक है, ट्रेट नहीं, सिकल सेल एनीमिया। सो सबसे पहले हमको पता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। सो मैं यहाँ पर ऑटोसोमल सेल की अलील्स को एस से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। दोनों के पास ट्रेट है, ट्रेट का मतलब है कि एक जो है फादर का और मदर का जो अलील है उस पर जो सिकल सेल एनीमिया का ट्रेट है। जब आप इसको क्रॉस करके देखेंगे, एस एस, यहाँ पे आपका एस और एस स्टार बन जाएगा, यहाँ पे आपका एस स्टार और एस बन जाएगा, और यहाँ पे आपका एस एस स्टार स्टार बन जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि उस पर सिकल सेल एनीमिया हो। सिकल सेल एनीमिया के लिए आपके दोनों सेल पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, 1/4, 1/4 मतलब 25%। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन पार्ट थर्ड, इफ बोथ पेरेंट हैव सिकल सेल ट्रेट, यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है आपका। अगर दोनों पेरेंट्स हैं
और दोनों पेरेंट्स पे आपका सिकल सेल ट्रेट है, ठीक है, सेम चीज़ करेंगे, एस एस हमने लिख लिया सिकल सेल के लिए। और कौन सी जीन म्यूटेटेड है, दोनों की एक एक जीन म्यूटेटेड है ऑफ द चाइल्ड हैविंग सिकल सेल ट्रेट। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि चाइल्ड के पास सिकल सेल ट्रेट होना चाहिए, ये नहीं पूछा कि वो सिकल सेल से पीड़ित हो, लेकिन उस पर ट्रेट हो, मतलब कि उसकी एक अलील जो है वो म्यूटेटेड हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, ये तो हमारा नॉर्मल है एस एस, ये वाला करेंगे तो देखिए इस पे हमारे पास ट्रेट आ गया एक एस स्टार, यहाँ पे भी हमारे पास एक ट्रेट आ गया एस स्टार, और ये वाला जो बनेगा ये तो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित ही है, तो ट्रेट कितने के पास है, 2 के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4, दैट इज 50%, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ fourth part, if one parent has sickle cell anemia and other has sickle cell trait, there is that percent their child will have the sickle cell anemia and slash will have sickle cell trait. So जब आप इसको ऊपर वाले तरीके से करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 50% रिस्क है कि जो चाइल्ड होगा वो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होगा, और 50% चांस है कि उस पर सिकल सेल का ट्रेट होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ फोर्थ में आपको एक चार्ट दिया गया है, एक ग्राफ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है। सबसे पहली बात तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक बहुत कॉमन सी जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि जिनके भी अंदर सिकल सेल डिजीज़ होती है वो मलेरिया से बचने के लिए थोड़े ज़्यादा कैपेबल होते हैं, मतलब कि उनके पास एक एडवांटेज होती है कि वो मलेरिया से बच सकते हैं। तो इसी स्टडी पे ये जो आपका ग्राफ है वो बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है पेशेंट विद द SCD सिकल सेल डिजीज आर लेस लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया, जो कि मैंने आपको बताया। सो ये जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्या दे रखा है उन्होंने, पेशेंट विद SCD आर मोर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड विद मलेरिया, ये तो गलत है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन सही है और ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, ओवर द ईयर द परसेंटेज ऑफ द पीपल इन्फेक्टेड विद मलेरिया हैज़ बिन डिक्रीजेस। अब देखिए मलेरिया से जो आपके पेशेंट है वो डिक्रीज हो रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। और फोर्थ देखिए, ईयर 2000 saw the largest percentage difference between the malaria and parasite with the and without SCD, सो ये भी करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। सो ये आपका पूरा जो है सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी की भी डिटेल वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।